कोई भी कैंसर को आप ले लीजिए, जब इनिशियली स्टेज 1 में आता है, वो अपना मन घर से बना के आता है कि बस मैं पता करूं। जब मैं उसको बोलता हूं कि इसकी बायोप्सी होनी है, फौरन कहता है कि बीमारी फैल जाएगी, मुझे इसे नहीं कराना। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, बट फिर भी वो एक बोलता है कि पहले मैं जाऊंगा, थोड़ा सा अदर देन एलोपैथिक में ट्रीटमेंट करके लाऊं। वो बोलता है कि भाई एक साहब है हमारे वहां पे, वो कुछ देते हैं और उससे वो ठीक हो जाएंगे। अफसोस इस बात का होता है कि आप बिना ऑपरेशन के आप कैंसर को ठीक कर रहे हो, आप बिना कीमो के आपको कैंसर को आप ठीक कर रहे हो, आप शुगर को, हार्ट के मरीज को। प्लीज आप जो इनका जो सेंसिटिव क्वेश्चन है, आप अपनी दाव को ना लगाएं पेशेंट्स, और जो इस मौत का बिजनेस जो कर रहे हैं, प्लीज आप इससे बाहर आए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप जुडिशरी के इसमें आओगे और फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और जैसे कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और आपकी बॉडी जो है ओबेस है, ओबेसिटी है, रेडिएशन एक्सपोजर है, या फिर जो है आप जो है अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो। जो हेल्थ के लिए क्या करना है कि भाई मोटे भी ज़्यादा नहीं होना है, आपको ज़्यादा दुबले भी नहीं रहना है, और कोई भी चेंजेस, मतलब मेरा ये कहना है कि तंबाकू को हम छोड़ सकते हैं, शराब को हम छोड़ सकते हैं, रेस्ट प्रॉपर टाइम पे ले सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। हम लोग समय पर एक्सरसाइज करके, जैसे 40-50 साल के बाद शरीर फूलने लगता है, हम शुगर को हम अवॉइड कर सकते हैं, नमक मिर्ची को अपने यूटिलाइजेशन ठीक रख सकते हैं, और रेडिएशन से हम बच सकते हैं। और हेरिडिटरी जो होता है वो 10% होता है। ये ज़रूरी नहीं कि मुझे कैंसर हो तो मेरे परिवार को हो जाए। याद करें, देखिए जो हम करते हैं वो हम बोते हैं, कल के दिन आप भी इस चीज़ के शिकार ना हो, आपके बच्चे, आपके परिवार वाले इसके शिकार ना हो, आपकी कम्युनिटी इसके शिकार ना, आप इससे आप राज आए, बाज आए, आप इस चीज़ को छोड़ दें। आप जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप देते हैं, जिसमें एक्सरसाइज होता है, जो देते हैं, आप उनको गुमराह ना करें कि भाई आप बायोप्सी ना कराएं, आप इलाज ना करवाएं, मैं बिना ऑपरेशन के मैं ठीक कर दूंगा, मैं बिना कीमो के मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं बिना रेडिएशन के मैं ठीक कर दूंगा। शुगर के मरीज को ये ना कहें कि हम शुगर को गायब कर दूंगा। भाई अगर आप उतने बड़े हैं तो आप इस चैनल पे आएँ और अपना वो 1000, लाख, 2 लाख जो पेशेंट्स हैं, हम भी इसको रिसर्च करें, क्या पता आपको नोबेल प्राइज मिल जाए। देखिए प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हमें बस क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को आयरन आउट करना है, स्टेज 1 में उसको खत्म करना है। अगर मुझे हार्ट है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी है, अगर मुझे लंग की प्रॉब्लम है उसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी है, और जो भी ट्रीटमेंट उसका होता है उसको हम पूरा करें। कैंसर इज नॉट अ पासपोर्ट ऑफ डेथ, कैंसर इज प्रिवेंटेबल, कैंसर इज क्यूरेबल। उसी तरह से हर बीमारी का इलाज है। आपको कॉशियस रहना है, समय पर इलाज करना है, सही जगह पे इलाज करना है। खुद गूगल डॉक्टर नाम है। बहुत सारे डिजीजेस प्रिवेंटेबल होते हैं, प्रिवेंशन में आपका कोई खर्चा नहीं है, 1000-2000 में होता है। बट अगर वही कैंसर के इलाज में जाता है तो 10 लाख रुपया खर्च हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सारे नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करें, और जो गवर्नमेंट है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा तबका, नियरली 60-80% जो तबका है वो प्राइवेट ट्रीटमेंट लेता है। उसकी वजह ये है कि ट्रीटमेंट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, दूसरा जो है प्रॉपर डॉक्टर्स और केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं होने की वजह से, और तीसरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनका वर्किंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल को एक सौतेली की, सौतन की तरह ना देख के उनको एक अपना ये, क्योंकि हम लोग वी आर वर्किंग टू सपोर्ट द कंट्री, टू सपोर्ट द ये, तो बहुत हद तक ये दूरियां कमी हो गई हैं। लेकिन हमें 1 और 1 0 होने के बजाय 1 और 1 11 होना चाहिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। बिकॉज एनी हॉस्पिटल, पेट में पानी जमा हो रहा है, लंग्स में पानी जमा हो रहा है, स्तन में कोई गांठ हो रही हो और वो जो गांठ है अचानक से बढ़ रही हो, निप्पल अंदर जा रहा हो, वहाँ से ब्लड आ रहा हो, या बगल में गांठें आ रहे हो, या आपका जो ब्रेस्ट है वो संतरे जैसा हो रहा हो, या फिर जो है आपको जो है कहीं पैरों में, बॉडी में किसी हिस्से में लम्प्स आ रहे हों, और जो है जो
पेशाब के रास्ते जो ब्लीडिंग होती थी वो मंथ में एक बार और 40-45 ईयर्स तक हो रही थी, अब 60 साल के बाद उसमें ब्लीडिंग आ रही हो, रिपीटेड यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर इस तरह से जो सिम्टम्स हैं, अगर वो 10 दिन 15 दिन और नॉर्मल दवाइयाँ लेने के बाद वो जख्म अगर ठीक नहीं हो रहा, वो गांठ अगर बढ़ने या रुक नहीं रही है, तो हमें उसको तुरंत 15 या 20 दिन में नॉर्मली खांसी हमारी ख़त्म होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो ये लक्षण डेंजरस हैं, ये लक्षण ठीक नहीं है। आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके उनको दिखाकर, इनको ये जो सिम्टम्स है कुछ कैंसर के, तो प्लीज़ मेरा ये सजेशन है कि आप गूगल डॉक्टर ना बने, सेल्फ डॉक्टर ना बने। आपकी जो एक्सपर्टी आप उसी में रहे, दूसरे एक्सपर्टी में आप ना जाएं। अल्लाह, खुदा या भगवान इंसान को पैदा करता है, लेकिन दुनिया में अगर किसी इंसान को कोई जिंदगी देता है तो वो काम करते हैं डॉक्टर्स। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, पूरे मुल्क में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही बहुत अच्छे और बाखलाक इंसान हैं। हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। आदाब। बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स तय की गई है, ये थीम है 2025 की। क्या मकसद है और कैसे देखते हैं? थीम यही है कि जो हेल्थ है जी, वो वाइटल है, वो वेल्थ से अबव है। इफ देयर इज हेल्थ, you can earn the wealth, but you have health, you can earn the wealth, but if you have wealth, it is not guaranteed that you will have good health. जी। मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, मशहूर और प्रसिद्ध मुआलिजा चिकित्सक रहे डॉक्टर बिधान चंद्र राय की योम पैदाइश और योम वफात के मौके पर मनाया जाता है। इस तरह से ये एक बहुत अहम है, और जब डॉक्टर्स लोगों को ज़िंदगी देते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, उनको तमाम बीमारियों से निजात देते हैं, तो फिर डॉक्टर्स को मुबारकबाद देना चाहिए। और इसी मुबारकबाद देने के लिए, बधाई देने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। अगर बात की जाए डॉक्टर्स की, तो क्या चैलेंजेस होते हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। आपको क्या किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? डॉक्टर्स डे जो हम लोग 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आपने कहा, डॉक्टर BC रॉय जो 2nd चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, और उनका जो कंट्रीब्यूशन हेल्थ पे रहा है, और जो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि अगर हम देखें, दुनिया से जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। एक बार एग्जिट हो गई, भले ही वो हार्ट से हो, लंग प्रॉब्लम से हो, लिवर के प्रॉब्लम से हो, या एज रिलेटेड हो, या कैंसर से हो, और डॉक्टर्स आपके जान की हिफाजत करते हैं, कैंसर से, हार्ट से, लंग से, लिवर से। जो एक नॉर्मल लाइफ स्पैन जो हुआ करता था एक ज़माने में 50 साल का, वो आज 80 साल तक का हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा हेल्थ, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर,
डॉक्टर खुद नहीं सोता है। रात में अगर आपका एक्सीडेंट होता है, हार्ट अटैक होता है, सांस में कोई दिक्कत आती है, तो वो आपके लिए खड़ा है। तो और आपने ये जो पहल की है, मैं ये मानता हूं कि भारत न्यूज़, भारत एक्सप्रेस वांट्स कि जितने भी हेल्थ केयर की टीम है, इसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये सिर्फ डॉक्टर माजिद को बधाई नहीं देना चाहते, ये बल्कि सारे हेल्थ केयर के सिस्टम में जो लोग हेल्थ को बरकरार रख के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जो दिन रात 24/7 एक इमरजेंसी फोर्स जो खड़ा है, उसको विशेस देते हुए, उसको सेलिब्रेट करते हुए, उसको एक शाबाशी देते हुए जो आपने ये कार्य किया है, मैं ये मैसेज को आप सब हेल्थ केयर स्टाफ को ये फॉरवर्ड करता हूं। और जो चैलेंजेस हैं हेल्थ के, आपने देखा एक सैलाब कोरोना का आया, ना छोटा ना बड़ा, ना बच्चा ना बूढ़ा, ना उम्र वाला ना सेहतमंद, सबको एक साथ या तो पैरालाइज किया, पूरे सिस्टम को, पूरे वर्ल्ड को। और उसी चैलेंज को जब वो दोबारा आया कुछ दिनों पहले, आपने देखा कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका रोबस्ट था उसको टिकने नहीं दिया। और इस तरह के चैलेंजेस बार बार आएंगे, आगे भी आएंगे, और हमें अपना हेल्थ स्ट्रक्चर को, इसको बिल्कुल आपको स्ट्रांग करते हुए, कंट्रीब्यूट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जो दूसरी बात आपने कही कि चैलेंजेस नेचुरली, अगर ये हिंदुस्तान है, इसमें लगभग आप देखेंगे 140 से 150 करोड़ लोग की आबादी है। इसमें शहर भी हैं, इसमें गांव भी हैं, इसमें मालदार लोग भी हैं, और इसमें गरीब बेबस लोग भी हैं। आपने देखा है हेल्थ को बड़ा सीरियस चैलेंज मानते हुए गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत, इंश्योरेंस कंपनीज ने, और इसके अलावा जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने, और बहुत सारे एलाइड जैसे आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, हर लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने नंबर ऑफ डॉक्टर्स को, अगर मेडिकल फील्ड में अगर हम माने, जहाँ पे पहले एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट के स्पेशल इंटरेस्ट लेने से वहाँ पे अब आप सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, एमडी और एमएस देखते हैं। और वो वक्त दूर नहीं कि आप जैसे आज एक एमबीबीएस डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर या नर्सेस, टेक्नीशियंस जो आपके घर घर में मिल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जहाँ पे आपको डीएम, एमसीएच, जो हमने पाथ चूज किया है, हेल्थ और हेल्थ, यही हेल्थ है जो हमारे बुरे वक्त में, हमारे बीमारी में, हमारे पास जब सुनामी कोरोना की आएगी, तब जो हमारे साथ खड़ा होता है वो है हेल्थ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स हैं, अलाइड सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर का जो वर्कफोर्स है। ये जो हमारा जो चैलेंज है और ये जो बड़ा गैप है एक शहर में और एक गांव में, एक गरीब में और एक अमीर में, इस गैप को धीरे धीरे, इस चैलेंजेस को पूरा करने के लिए आपने देखा है कि बोकारो जैसे शहर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 600 बेड का, कुछ बड़े और कुछ सोशल वर्कर्स जैसे कि बिरंची जी हैं, या जगदीश जी हैं, या सुधीर जी हैं, राजीव जी, उमा जी, मतलब
डॉक्टर माजिद, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलके इस तरह के कई लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने के लिए जो पहल की है, और सरकार के इससे मुझे लग रहा है कि जो हमारे हेल्थ चैलेंजेस हैं, जो एक्सीडेंट्स के हैं, जो हार्ट रिलेटेड हैं, जो कैंसर रिलेटेड हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के वजह से जहाँ पे बहुत सारे माएँ अपनी जान भी खो देती थी और बच्चे भी खो देते थे, अब वो माँ भी बच रही है, वो बच्चे भी बच रहे हैं। जहाँ पे एक एक डॉक्टर हमें गांव में नहीं मिलता था, अब वो गांव में बड़े बड़े अस्पताल मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम राइट पाथ पे हैं, लेकिन इसको हमें एक वंदे भारत की तरह, एक हमें जेट की तरह हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो हमारा एक इंसान का जो एक ये है कि भाई जब बीमारी होगी तभी मैं डॉक्टर को याद करूंगा। हम क्यूरेटिव के बजाय प्रिवेंटिव पे जाएं, बचाव के लिए जाएं। जैसे रोड्स पे रोड एक्सीडेंट्स ना हो, जहाँ पे वर्कफोर्स, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग एक्सपोज होते हैं फैक्ट्रीज में, वहाँ पे पेशेंट्स की सेफ्टी देखी जाए। और हर इंसान को मेरा ये मानना है कि हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल राइट, एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, बट टुगेदर वी ऑल, द न्यूज़ चैनल के जैसे कि आज आप लोग हेल्थ को लेके, एक अवेयरनेस को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही चीज़ हमें रोज़ करना है, बल्कि ना कि जैसे कि अगर मैं हूँ कि सुबह अपनी उठे तो एक थोड़ा सा 15-20 मिनट्स मैं अपने हेल्थ पे ध्यान दूँ, फिर अपने काम पे मैं लगूँ। मैं अपने खाने पे ध्यान दूँ, फिर बाद में मैं अपने काम पे लगूँ। मैं अपने रेस्ट पे ध्यान दूँ, मैं फिर अपने काम पे लगूँ। और जैसे मुझे कोई भी दिक्कत होती है मेरे सांस में, मेरे छाती में, मेरे बॉडी में, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी वेयर और टेयर की हो रही है, बहुत थकावट हो रही है, तो मुझे रेस्ट भी लेना है। ये नहीं कि बस लगे हैं, आप बैठे हैं एक शो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, नहीं। बॉडी रेस्ट, बॉडी एक ऐसी चीज़ है, जितना आप उसको रेस्ट करेंगे उतना अच्छा ये वर्क करेगा और उतना अच्छा। तो मेरा ये है कि मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो लोग रह रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए, आपके हेल्थ चेकअप्स को आप प्रायोरिटाइज कीजिए। आप जैसे अपनी गाड़ियों को इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे अपना हेल्थ चेकअप किए, मास्टर हेल्थ चेकअप किए। मैं गवर्नमेंट से, एनजीओ से, कंपनीज से जो अपने हेल्थ इंश्योर करते हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वी शुड कम टुगेदर, कि अगर मेरे अंदर, अगर आज की डेट में 1000 लोग काम करते हैं, उनका हेल्थ को मैं इंश्योर करूं। आज इस देश में अगर 150 करोड़ 150 करोड़ पीपल आर देयर, उनका हेल्थ को गवर्नमेंट इंश्योर करें। और जो फैमिली होती है, माँ बच्चे, जैसे बच्चों का काम है जब वो बड़े अपने माँ बाप का हेल्थ का इंश्योर करें, उसी तरह से माँ बाप अपने बच्चों का हेल्थ इंश्योर करें। इस तरह हमें एज अ टीम काम करना है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। जो इस दुनिया से गया वो कभी वापस नहीं आया। तो हम चाहें कि हमारी एग्जिट जो है सेंचुरी के बाद हो, उससे पहले ना हो। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई, और ख़ास तौर पे हेल्थ, स्वास्थ्य या सेहत की बात की जाए तो आपने कई सारे अहम सुझाव और मशवरे दिए। इस वक्त ये देखा जाता है कि हुकूमत भी है, सरकार जो है वो काम कर रही है। आपने आयुष्मान भारत का जिक्र किया, लेकिन आजकल कुछ लोगों को देखने को मिलता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से कतराते भी हैं, क्योंकि इलाज काफ़ी महंगा हो गया है। लोग डरते हैं कि जब हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे। इनके लिए जो आयुष्मान भारत का आपने जिक्र किया, या जो सरकार की तरफ से और बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं, कितना फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, कई सालों से आप बड़े अस्पतालों में आप हैं। और अभी आपने जिसका बोकारो का जिक्र किया, डॉक्टर माजिद साहब की और इनकी पूरी टीम ने बोकारो में 600 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं, इनको कैसे आप देखते हैं? देखिए, मुझे भी बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि कोई अपनी गाय बेच के आ रहा है, कोई अपना घर बेच के आ रहा है, कोई जो है अपनी गाड़ी बेच के आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है पॉवर्टी लाइन में चले जा रहे हैं, उससे देश हमारा पीछे चले जा रहा है।
तो जो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, एक अगर कोई स्कीम ला रही है आयुष्मान भारत, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन कुछ फ्लॉज हर जगह होते हैं। इसको अपग्रेड किया जाना चाहिए और बेटर, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप मान के चलिए कि एक सिजेरियन सेक्शन होना है और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ये हो रहा है, जाहिर सी बात है कहीं से इसका लोन लिया गया है, जैसे हमने मेडिकेन बनाने के लिए 150 करोड़ का लोन लिया है, और उसके बाद जो है रोड का जो इंटरेस्ट होता है, जैसे हमें भी गवर्नमेंट से 100 करोड़ की बैंक गारंटी मिली, तभी हम कर पाए हैं। और अभी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमें 25 करोड़ की सब्सिडी देने वाली है, इंटरेस्ट देने वाला है। लेकिन जैसे कि एक एक मशीन होती है, अगर मैं वेरिएंट ट्रूबीम की मशीन की बात करूं, कि ये सरकार जिसको हमने यूएस से इंपोर्ट किया है, वैसे उसका कॉस्ट 15 से 20 करोड़ है, लेकिन जब उसके ऊपर 35% टैक्स ऐड हो जाता है तो 25-30 करोड़ की मशीन हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि ये जो पैसा है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स वर्क करते हैं, लेकिन वो जो मिनिमम होता है, मान के चलो एक पेशेंट को और 2 लाख का अगर ये आ रहा है और गवर्नमेंट बोलती है कि हम सिर्फ 50 लाख देंगे, 50,000 देंगे, तो एक गैप बन जाता है। तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट शुड जो इनका जो एक बजट है, जो अगर मान के चलो गया जाए 2% दे रही है, तो हमें उसको 4% करना चाहिए। और जो है हमें भी, जैसे कि अगर एक कॉमन मैन है, उनको भी इंश्योरेंसेस पे जाना है। और ऐसा तो नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई किसी ने एक पेशेंट के इलाज के लिए 2 लाख रुपया दिया, या किसी ने किया, कि हमें चाहिए कि सोसाइटी को मिल के वो सोसाइटी 2-2 लाख रुपया दे के करने के बजाय एक छोटा सा हॉस्पिटल या क्लिनिक बनाए। यूजुअली होता क्या है, बहुत सारे डिजीजेस प्रिवेंटेबल होते हैं, प्रिवेंशन में आपका कोई खर्चा नहीं है, 1,000-2,000 में होता है, बट अगर वही कैंसर के इलाज में जाता है तो 10 लाख रुपया खर्च हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सारे नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करें, और जो गवर्नमेंट है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा तबका, नियरली 60 to 80% जो तबका है वो प्राइवेट ट्रीटमेंट लेता है। उसकी वजह ये है कि ट्रीटमेंट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, दूसरा जो है प्रॉपर डॉक्टर्स और केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं होने की वजह से, और तीसरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनका वर्किंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल को एक सौतन की तरह ना देख के उनको एक अपना ये, क्योंकि हम लोग वी आर वर्किंग टू सपोर्ट द कंट्री, टू सपोर्ट द ये, तो बहुत हद तक ये दूरियां कमी हो गई हैं, लेकिन हमें 1 और 1 0 होने के बजाय 1 और 1 11 होना चाहिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, बिकॉज एनी हॉस्पिटल आपने देखा होगा इट इज अ स्टेट प्रॉपर्टी, इट इज अ इंडियाज प्रॉपर्टी हेल्थ केयर, क्योंकि किसी ने बनाया हो, उसको बिरंची जी ने बनाया हो, या उसको डॉक्टर माजिद ने बनाया हो, या उसको किसी अदानी ने बनाया हो, या बट इट इज अ स्टेट, और इट इज अगर गवर्नमेंट ने बनाया है, जो कि एक स्कीम चल रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ रहा है, बट ये दोनों हेल्थ के लिए है, ये कॉमन इंडियन के यूज के लिए है, जो व्यवहार जो हो वो मिलके सपोर्टिव हो। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती कि आयुष्मान में क्या फ्लॉज है, हमें इसको रिवाइव करें, कि जैसे कि अगर कोई ऑपरेशन में सिर्फ दवाइयाँ 20,000 की आ रही हैं, तो वो ऑपरेशन 20,000 में कैसे होगा, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई भी बंदा अगर मेरे हॉस्पिटल में आता है तो वो वहाँ पे इलाज कराए बगैर वो वापस ना जाए। इसका फर्ज ये मेरा है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, उस प्राइवेट हॉस्पिटल की संस्था का है जो उसको चला रहा है, और गवर्नमेंट का ये है कि उस कंडीशन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको वो सपोर्ट करें। बहुत इंप्रूवमेंट्स आए हैं, तभी तो हम कोरोना जैसी बीमारी को भी हमने मात दिया है, एंड वी हैव स्टूड स्ट्रांग। जहां पे बड़े बड़े देश जो सुपर पावर्स थे, जहां पे लाशों की ढेर बिछी है, और वहां पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो अलग जगह पे बिन भले वो किसी की पार्टी की हो, जो उन्होंने एकजुट होके वन नेशन वन कंट्री
जो एक ये करके इस बड़े बड़े चैलेंजेस को दूर किया है, मुझे लग रहा है कि एजुकेशन एंड हेल्थ, इन दो चीजों पे एवरी इंडियन, एवरी गवर्नमेंट, एवरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एवरी प्राइवेट प्लेयर एक से मिल के, जो चैलेंजेस तो बहुत हैं बट हम मिलजुल के वी कैन इजीली टैकल इट by running our hospitals on no profit, no loss basis, by the government contributing to it, और सबसे बड़ी बात, हम एक कॉमन मैन जो उसकी गलती है वो क्या करता है, अगर एक गांठ होती है तो गांठ को बढ़ने देता है। जब उसको पता है कि तंबाकू शराब एक जहर है, तंबाकू से हार्ट अटैक भी आता है, तंबाकू से लंग की प्रॉब्लम्स भी होती है, तंबाकू से स्ट्रोक भी होता है, तंबाकू से कैंसर भी होता है, तंबाकू से बच्चे जो पैदा होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा देश, हमारा कंट्री बर्बाद हो रहा है। हम लोग उनको स्पोर्ट्स में, हम उनको जो है प्रॉपर हेल्थ में, उनको न्यूट्रिशियस डाइट उनके स्कूल्स में मिले तो हम मिल के करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विशाल चैप्टर आपने छेड़ा है, बट मुझे पता है कि द गवर्नमेंट इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, द प्राइवेट प्लेयर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट टुगेदर we can change, we can make it miracle. Let's work for the better future. हमारी एग्जिट जर्नी ना हो और हम सब सेंचुरी मारें, उसके लिए हम लोग काम करें। Every Indian should be very healthy so that we can become a super power, we can become a विश्व गुरु। उसमें हम चैलेंजेस से ना डरें, वो चैलेंजेस को टैकल कैसे करें, मिलजुल कर, जैसे कि आपने अवेयरनेस फैलाया, आज लोग हेल्थ के बारे में सोचेंगे, उसी तरह से गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटी प्रोवाइड की, प्राइवेट प्लेयर्स ने उसको अपना जितना भी एक छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन जो हम कर सकते हैं उसको करके हम लोग आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम सब मिल के बहुत देश को भी आगे ले जा सकते हैं, मुल्क को आगे ले जा सकते हैं और अपने हेल्थ और सेहत का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन आजकल एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि हर कोई डॉक्टर बन गया है। वो कैसे यूट्यूब चैनल देखते हैं, गूगल पे जाते हैं और सर्च करके जो बीमारी है उसका इलाज तलाश करने लगते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लोग इलाज करते भी हैं। इसका कितना नुकसान होता है और कितना फ़ायदा होता है, एक डॉक्टर के तौर पे कैसे देख रहे हैं, और क्या सलाह देंगे ऐसे लोगों को जो गूगल और यूट्यूब के ज़रिए इलाज करते हैं? मुझे बहुत अफसोस होता है, पेशेंट आता है या ब्रेस्ट में छोटी सी गांठ है और वो कैंसर है, या मुंह में एक छोटा सा छाला है वो कैंसर है, या उसको एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि एक कोई भी कैंसर को आप ले लीजिए, जब इनिशियली स्टेज 1 में आता है, वो अपना मन घर से बना के आता है कि बस मैं पता करूं। जब मैं उसको बोलता हूं कि इसकी बायोप्सी होनी है, फौरन कहता है कि बीमारी फैल जाएगी, मुझे इसे नहीं कराना। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, बट फिर भी वो एक बोलता है कि पहले मैं जाऊंगा थोड़ा सा अदर देन एलोपैथिक में ट्रीटमेंट करके लाऊं। वो बोलता है कि भाई एक साहब है हमारे वहां पे, वो कुछ देते हैं और उससे वो ठीक हो जाएंगे। अफसोस इस बात का होता है कि कैंसर स्टेज 1 में 100% क्यूरेबल होता है, लास्ट स्टेज में 100% वो पेशेंट मरता है, और जो बीच में स्टेज 1 टू स्टेज 2, स्टेज 2 से स्टेज 3 और स्टेज 3 से एज 4 होने में कई लोगों में कुछ दिन लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, कई लोगों में कुछ साल होता है, और वो उस ट्रैप में आ जाता है। जैसे वो गूगल डॉक्टर बन जाता है, जैसे कि वो यूट्यूब डॉक्टर बन जाता है, जैसे कि वो एक कोई, अब मैं नहीं कहना चाहूँगा कि ऐसी जो एलाइड ब्रांचेस हैं जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, जहाँ पे अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है, जहाँ तक कि अगर मुझे अपना इलाज करना तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन पूरे गांव का मैं इलाज कर दूंगा। और वो कहता है कि जी हमारे गांव में एक बंदा है, वो कैंसर का इलाज करता है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई इसका इलाज हमारे पास है, पर देखिए जब मैं वो इलाज नहीं कराता तो क्यों मैं वो इलाज जो है लोगों को मैं रिस्क में डाल रहा हूं। मैं, मेरा बस इतना कहना है, आप भले ही वो इलाज कीजिए,
वो जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, जो इंडिया में हो रहा है, जो वर्ल्ड में हो रहा है, जो वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज में हो रहा है, जो इलाज एक एक्सपेरिमेंटल वे में हो रहा है, जो ये जो गूगल है, ये जो यूट्यूबर है, ये जो गलत जगह जाके कोई पहाड़ पे कुछ पी के, कुछ उल्टा सुल्टा करके, कुछ खा के, कुछ जड़ी बूटी हो या जो ही एक जो अदर देन जो उसका सर्टिफाइड डॉक्टर है, जो भारत सरकार ने उसको सर्टिफाई नहीं किया है, और वो वहाँ जाके जो गलत ट्रैप में पड़ता है, और जब वो 2 महीने 3 महीने बाद जब वो मेरे पास आता है, वो स्टेज 4 में आता है, जबकि वो जब आया था तो 100% क्यूरेबल था, और आज वो 100% इनक्यूरेबल है। और जब मैं उसकी बायोप्सी लूंगा और बोलेगा देखो पेशेंट मर गया, लेकिन आप ये देखिए वो बायोप्सी लेने के लिए नहीं मर रहा है। आप देखिए आज अगर मेरे 2.5 लाख कैंसर पेशेंट्स हैं और 20,000 कैंसर पेशेंट्स का मैंने ऑपरेशन किया, या इंडिया में जो स्टेज 1 पे आ रहे हैं, जो 100% पेशेंट्स जो बच रहे हैं, हमने क्या किया, उसको अपनी जान को हमने दांव पे लगा दिया ना। जिसने उसको ट्रीट किया, जिसने उसको खिलाया, जिसने पिलाया, जिसने उसको बहकाया, उसका इसमें कोई नुकसान नहीं। अगर नुकसान हुआ है तो उस पेशेंट का हुआ जो उस रास्ते में फॉलो किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू आपने यहां पे रेज किया है कि खुद डॉक्टर बनना, या जो डॉक्टर नहीं है वो जो डॉक्टर बन रहे हैं और जो लोगों को ये मान रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, इस पे बहुत सीरियस नोट पे ले। और जो लोगों ने इस तरह की दुकान, जो मौत की दुकान, जो मौत के सौदागर बने हुए हैं, आज इस चैनल से मैं कहूंगा कि उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट लॉ आए और वो लोग याद करें। देखिए जो हम करते हैं वो हम बोते हैं, कल के दिन आप भी इस चीज के शिकार ना हो, आपके बच्चे, आपके परिवार वाले इसके शिकार ना हो, आपकी कम्युनिटी भी इसके शिकार ना। आप इससे आप राज आए, बाज आए, आप इस चीज को छोड़ दें। आप जो नॉर्मल चीजें हैं जो आप देते हैं, जिसमें एक्सरसाइज होता है, जो देते हैं, आप उनको गुमराह ना करें कि भाई आप बायोप्सी ना कराएं, आप इलाज ना करवाएं, मैं बिना ऑपरेशन के मैं ठीक कर दूंगा, मैं बिना कीमो के मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं बिना रेडिएशन के मैं ठीक कर दूंगा। शुगर के मरीज को ये ना कहें कि मैं हम शुगर को गायब कर दूंगा। भाई अगर आप उतने बड़े हैं तो आप इस चैनल पे आए और अपना वो 1000 लाख 2 लाख जो पेशेंट्स हैं, हम भी इसको रिसर्च करें। क्या पता आपको नोबेल प्राइज मिल जाए कि आप बिना ऑपरेशन के आप कैंसर को ठीक कर रहे हो, आप बिना कीमो के आपको कैंसर को आप ठीक कर रहे हो, आप शुगर को, हार्ट के मरीज को। प्लीज आप जो इनका जो सेंसिटिव क्वेश्चन है, आप अपनी दाव को ना लगाएं पेशेंट्स, और जो इस मौत का बिजनेस जो कर रहे हैं, प्लीज आप इससे बाहर आए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप जुडिशरी के इसमें आओगे और फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। लेट्स बी लॉजिकल, लेट्स बी साइंटिफिक, बिकॉज जो इस दुनिया से गया वो कभी वापस नहीं आया। अगर छोटा सा अगर ऑपरेशन होने से अगर आपकी जान बच रही है, अगर आपकी कुछ दवाई देने से आपकी लाइफ बढ़ रही है, कुछ आपके रेडिएशन देने से आपको ये हो रहा है, अगर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होने से अगर आपका हार्ट ठीक हो रहा है, अगर आपका बाईपास सर्जरी होने से आपकी उम्र बढ़ रही है, अगर आपको शुगर से परहेज करने से, शुगर जो जहर है उससे अवॉइड करने से अगर आपकी जिंदगी बच रही है, तो इजी सोल्यूशन हमेशा वो इतना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो फेक है। और क्योंकि देखिए अगर कैंसर का मरीज है वो भी 6 महीने साल जी लेता है, लेकिन 6 महीने साल उस ट्रैप में आके एक तो आप अपना घर भी बर्बाद कर रहे हो, और दूसरा उस 1 साल में आप हजारों लोगों को गुमराह कर रहे हो, अपनी तरह उनको भी आप मौत की घाट उतार रहे हो। तो प्लीज मेरा ये एक सजेशन है कि आप गूगल डॉक्टर ना बने, सेल्फ डॉक्टर ना बने, आपकी जो एक्सपर्टी आप उसी में रहे, दूसरे एक्सपर्टी में आप ना जाएं। जी डॉक्टर साहब, 50% से ज़्यादा आबादी अभी भी देहात में रहती है भारत की। बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो शहरों तक और अच्छे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए उनको नहीं पता चल पाता कि उनको कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया, आपने बताया कि वो फर्स्ट स्टेज में आते हैं तो 100% क्यूरेबल होते हैं, लेकिन जब उनको पता नहीं चल पाता तो उनके लिए क्या है, क्या लक्षण होते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है कि उनको पता लग जाए कि हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है? देखिए कैंसर जो है एक पासपोर्ट ऑफ डेथ नहीं है।
कैंसर एक नॉर्मल बीमारी है। बॉडी के जो सेल्स हैं, वो सेल्स जो नॉर्मल सेल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, नॉर्मल से एबनॉर्मल, फिर एबनॉर्मल से कैंसर सेल्स होते हैं। और फिर वो जो कैंसर अपनी जगह से, इसके अंदर एक क्वालिटी होती है स्प्रेड करने की, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। वो जैसे मुंह से या स्तन से बगल में जाएगा या गले में जाएगा, फिर बोन, लीवर, लंग में फैलेगा। इसको एक स्पेशलिटी है कैंसर की। लेकिन जैसे मैंने कहा, स्टेज 1 में 100% क्यूरेबल है, स्टेज 2 में 80 to 90% है, स्टेज 3 में 60 to 70% है। स्टेज 4 में क्योंकि बॉडी में हर जगह ये बीमारी फैली हुई है, तो उसके बचने के चांसेस ना हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं। और जो कैंसर है, हर कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे मुंह के कैंसर में जो इंसान तंबाकू खाता है, या अपने डेंटल ट्रॉमा होने से जो छाला बनता है, या शराब जो लेता है, या उसके अंदर कोई डिफिशियंसी होने की वजह से, या इन्फेक्शन होने की वजह से, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन जो ओरल सेक्स से होता है, जो इन सारे चीज़ों में उन सेल्स में चेंजेस आती हैं। और उसी तरह से अगर वो छाला 10 या 15 दिन से ठीक नहीं हो रहा है, या आवाज़ में चेंजेस आ रही हैं, आप स्मोकर थे, या फिर अगर खाने में दिक्कत हो रही है, खाना जो आप सॉलिड खाना नॉर्मली खा रहे थे, अब धीरे धीरे लिक्विड्स भी भारी पड़ रहे हैं, और फिर वो धीरे धीरे वो बंद हो रहा है, वॉइस में चेंजेस आ रहे हैं, और मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते, या पॉटी के रास्ते, या पेशाब के रास्ते उसमें ब्लड आ रहा हो, और जैसे खांसी है जो एक 10 दिन 15 दिन में ठीक होना है वो नहीं हो रही हो, और आपका वेट लॉस हो रहा हो, आपको उल्टियाँ हो रही हो, आपको जो है खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ठीक से, आपको जॉन्डिस हो रहा हो, या फिर आपको जो है पॉटी कभी टाइट आ रही है, कभी लूज आ रही है, कभी पॉटी में डार्क स्टूल्स आ रहे हैं, कभी पॉटी में जो है आपके नहीं आ पा रहे हैं, पेट आपका फूल रहा है, पेट में पानी जमा हो रहा है, लंग्स में पानी जमा हो रहा है, स्तन में कोई गांठ हो रही हो, और वो जो गांठ है अचानक से बढ़ रही हो, निप्पल अंदर जा रहा हो, वहाँ से ब्लड आ रहा हो, या बगल में गांठें आ रहे हो, या आपका जो ब्रेस्ट है वो संतरे जैसा हो रहा हो, या फिर जो है आपको जो है कहीं पैरों में, बॉडी में किसी हिस्से में लम्प्स आ रहे हों, और जो है जो पेशाब के रास्ते जो ब्लीडिंग होती थी वो मंथ में एक बार और 40-45 ईयर्स तक हो रही थी, अब 60 साल के बाद उसमें ब्लीडिंग आ रही हो, रिपीटेड यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर इस तरह से जो सिम्टम्स हैं, अगर वो 10 दिन 15 दिन और नॉर्मल दवाइयाँ लेने के बाद वो जख्म अगर ठीक नहीं हो रहा, वो गांठ अगर बढ़ने या रुक नहीं रही है, तो हमें उसको तुरंत 15 या 20 दिन में नॉर्मली खांसी हमारी ख़त्म होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो ये लक्षण डेंजरस हैं, ये लक्षण ठीक नहीं है। आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके उनको दिखाकर, इनको ये जो सिम्टम्स है कुछ कैंसर के हैं, और क्योंकि छोटी सा वक्त और मैं लूँगा, आप देख रहे हैं कि हाँ, तंबाकू से कैंसर होता है, शराब से कैंसर होता है। अगर आपका खान पान ठीक ना हो, अगर आप नमक ज़्यादा खा रहे हो, मिर्ची ज़्यादा खा रहे हो, मटन, नॉनवेज, रेड मीट ज़्यादा खा रहे हो, और आपका खाने का स्टाइल ठीक नहीं है, टाइम पे नहीं खा रहे हो, और कोई भी चीज़ आप एक्सेस यूज़ कर रहे हो, तो ये सारे चीज़ों में जो है आपको प्रॉब्लम आएगी। और जो है इस तरह से जो इश्यूज़ हैं, क्या जैसे कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, और आपकी बॉडी जो है ओबेस है, ओबेसिटी है, रेडिएशन एक्सपोजर है, या फिर जो है आप जो है अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो। जो हेल्थ के लिए क्या करना है कि भाई मोटे भी ज़्यादा नहीं होना है, आपको ज़्यादा दुबले भी नहीं रहना है, और कोई भी चेंजेस, मतलब मेरा ये कहना है कि तंबाकू को हम छोड़ सकते हैं, शराब को हम छोड़ सकते हैं, रेस्ट प्रॉपर टाइम पे ले सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, हम लोग समय पर एक्सरसाइज करके, जैसे 40-50 साल के बाद शरीर फूलने लगता है, हम शुगर को हम अवॉइड कर सकते हैं, नमक मिर्ची को अपने यूटिलाइजेशन ठीक रख सकते हैं, और रेडिएशन से हम बच सकते हैं। और हेरिडिटरी जो होता है वो 10% होता है। ये ज़रूरी नहीं कि मुझे कैंसर हो तो मेरे परिवार को हो जाए, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि इस माध्यम से प्लीज़ ऑन डॉक्टर्स डे
हम आपके सेहत के रक्षक हैं। आप सब एक वादा करें कि तंबाकू शराब से परहेज करेंगे, हेल्थी लाइफस्टाइल लीड करेंगे, हमारा जो एक एक्चुअल इंडियन फूड है उसको हम खाएंगे। ये जो आजकल जो बर्गर्स, पिज़्ज़ा, ये जो है होटल वाला फूड है, इन सब को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। ओकेजनल हम लोग खाएंगे और शुगर को हम अवॉइड करेंगे और अपने हेल्थ के लिए रोज़ 30 मिनट्स के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे इन सारी चीज़ों से। और कैंसर एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। आपको चाहिए कि 40 साल की उम्र के बाद आपका अगर कोई आपके पास आयुष्मान भारत है या आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं, नहीं भी अगर आपके पास पैसा, मतलब मैं चाहूँगा कि आप अपने हेल्थ के लिए 40 साल की उम्र के बाद जैसे हम अपने गाड़ी का, बाइक का, साइकिल का सर्विस कराते हैं, हेल्थ चेकअप हम ज़रूर कराएं। और हेल्थ चेकअप करके हम लोग अपने हेल्थ को, जो कैंसर अगर आने वाला है, अगर उसको हम एक तो अवॉइड करें, अगर आ जाता है तो हम उसको स्टेज 1 में अगर ट्रीट करते हैं तो वो क्यूरेबल है। और आपको देखिए प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हमें बस क्या करना है, उन प्रॉब्लम्स को आयरन आउट करना है, स्टेज 1 में उसको खत्म करना है। अगर मुझे हार्ट है तो प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी है, अगर मुझे लंग की प्रॉब्लम है उसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी है, और जो भी ट्रीटमेंट उसका होता है उसको हम पूरा करें। कैंसर इज नॉट अ पासपोर्ट ऑफ डेथ, कैंसर इज प्रिवेंटेबल, कैंसर इज क्यूरेबल। उसी तरह से हर बीमारी का इलाज है। आपको कॉशियस रहना है, समय पर इलाज करना है, सही जगह पे इलाज करना है, खुद गूगल डॉक्टर ना बने। और बहुत सारे हर कैंसर की स्क्रीनिंग होती है। जैसे स्तन के लिए आपको खुद चाहिए कि हर महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट को हम एग्जामिन करें, साल में एक बार एक अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी कराएं। और जो है इसी तरह से हम लोगों को चाहिए कि प्रिवेंटिव मोड, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, कुछ उम्र के बाद 45 ईयर्स के बाद PSA वगैरह करवाएं। कोलन कैंसर है तो कोलोनोस्कोपी, लंग कैंसर है तो एक लो डोज CT स्कैन करवाएं। तो ओरल तंबाकू और शराब को आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है तो उसको जो है एक नॉर्मल अपने डॉक्टर्स को जाके बेसिकली डॉक्टरों से दोस्ती रखें, उनके पास जाएं। और आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ के साथ साथ आप अपना कुछ वक्त डेली अपने हेल्थ के लिए, हेल्थी रहेंगे तभी बच्चे हमारे स्कूल जा पाएंगे, हेल्थी रहेंगे तभी वो बच्चे कल के दिन डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, मतलब अपने फील्ड में वो एक्सेल करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। और वही बच्चे कल इंडिया के वेल्थ को बढ़ाएंगे। और हमारा नेशन जब हेल्थी रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, स्ट्रांग बनेगा। इस चीज़ पे हम सब मिलके काम करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बस छोटे छोटे 1-2 सवाल आखिर में। एलोपैथिक की दवाएं होती हैं जो आमतौर पर यूज़ की जाती हैं, अभी जन औषधि की दवाएं हैं, कुछ और कंपनियां हैं, दीगर कंपनियां जो हैं उनकी दवाएं कुछ सस्ती होती हैं, कुछ की कीमतें या रेट जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उनके इस्तेमाल में भी फ़र्क आता है, उनका असर जो होता है, दवाओं का असर, उसमें भी कुछ फ़र्क होता है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि जब कोई प्रॉब्लम हो आप अपने बजट के हिसाब से जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन मिलती है वो भी प्रॉपर मॉलिक्यूलर है। लेकिन देखिए, खाना वही आपको सस्ते में भी मिलेगा, वही खाना आपको एक 5 स्टार होटल में 2000, 2500, 5000 में भी मिलेगा। हमारी ज़रूरत पैरासीटामॉल की है कि आप देखें कि आप अपना पैरासीटामॉल लें, ये देखें ना कि भाई ये कंपनी का ये बहुत अच्छा होगा, बहुत वंडरफुल करेगा, नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद देयर ओन मेडिसिन। उनके अपने एक डिस्काउंटेड फार्मेसीज़ हैं, आप उसको भी यूज़ करें। और मेरी अपनी भी ये पॉलिसी होती है कि देखिए होता क्या है, जैसे कि आज कोई चीज़ आई है और वो पहली बार जब वो कोई चीज़ बनती है तो उसमें खर्च ज़्यादा आता है। फिर उसके अंदर जैसे बड़े बड़े कंपनीज जो विदेश में बैठी हैं उनका एक अपना एक ये होता है, क्योंकि वो फार्मूला उन्होंने लाया है और वो कहीं और नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उन्हीं के पास है। पर धीरे धीरे उसके मल्टीपल कंपनीज बनाने लगती हैं, उसका रेट डाउन होता है। आप देखिए, वही मेरा ये मानना है कि जो इनका एक स्ट्रेट अवे एक सवाल था, दोनों दवाइयों में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। अगर आप ये ले रहे हैं तो ये ना सोचें कि शायद मैं वो दवाई लेता तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर मैं अच्छी दवाई भी लूँ, महंगी से महंगी दवाई भी लूँ, ये भी लें, मैं भी लें, ये ठीक हो जाएंगे और मुझे रिएक्शन होगा, तो ये कॉमन चीज़ है। बट हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होके इन्होंने रेट्स फिक्स कर दिए हैं, क्वालिटी चेक्स होती हैं इन दवाइयों में।
तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा इशू होना चाहिए कि हाँ, अगर आपको कोई चीज़ सस्ती और अच्छी मिल रही है आपको उसमें जाना चाहिए, ना कि आपको महंगी में जाना चाहिए। आखिर में आप डॉक्टर्स डे के मौके पर क्या संदेश देंगे? और आपने जैसा कि बता दिया कि किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अपने हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आखिर में अंतिम में क्या संदेश देंगे, क्या पैगाम देंगे? I would like to congratulate all the doctors, the whole workforce, not only in India but all over the world, जो 24/7 अपनी नींद को नींद ना समझ के जो हेल्थी इंडिया बनाने के लिए खड़े हैं। Congratulations to you all. I would also request and thank all the patients, जो पेशेंट्स जो मेरे पास ही नहीं बल्कि हर डॉक्टर के पास जो एक ट्रस्ट के साथ आप जाते हो, अपनी ज़िंदगी उनके हवाले करते हो, उस भरे से मैं आपको वादा करता हूँ उन डॉक्टरों से तरफ से कि हम आपके साथ 24/7 खड़े हैं और आपके भरोसे पे हम खड़े उतरेंगे। वी आर विथ यू। और जाते जाते मैं ये कहूँगा कि हमें मिलजुल कर काम करना है, मिलजुल कर हेल्थी इंडिया बनाना है। वो बिना आपके कोऑपरेशन के नहीं हो पाएगा। प्लीज़ आप अपने दिन में 15 से 20 मिनट अपने हेल्थ के लिए दें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। विद दिस आई कंक्लूड। डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, लंबा तजर्बा है, कई सारे अहम मशवरों से अहम सुझाव दिए हैं और ख़ास तौर पर कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। और ये बीमारी कोई बहुत ख़तरनाक नहीं है बल्कि इसका इलाज संभव और मुमकिन है, आपने ये भी बताया। और हमें अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, अपनी फैमिली को बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए कई अहम मशवरे और सुझाव दिए हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं।